नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2000 प्लस पीआईक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम मैराथन क्लास में पॉलिटी से जो है अनुसूची, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति से 80 प्रश्नों को लेंगे, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बीपीएससी टीआरई में आए भी हैं। तो ये क्लास पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में टीजीटी के लिए भी पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है आते हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में जो पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस होते हैं, वहाँ पे भी लगभग 20 से 25 प्रश्न के आसपास जो है संविधान से पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी यह जो है सीरीज इंपॉर्टेंट है। आते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल आपका मूल भारतीय संविधान में, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पॉलिटी का ये पहला वीडियो देख रहे हैं पीआरटी वाले, स्पेशली आप लोग जो है 2000 पीआईक्यू की श्रृंखला में जाइएगा तो आपको वहाँ से जो है प्रस्तावना से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित कई सारे प्रश्न कराए गए हैं, और वो प्रश्न जो है आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उनको जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मूल भारतीय संविधान की बात होती है तो इसका मतलब होता है जब 26 जनवरी 1950 की बात होती है, जब भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था, तब की बात कर रहे हैं। तो उस डेट में जो है मूल भारतीय संविधान में 22 भाग थे, ध्यान रखिएगा 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है, अगर आज की बात करें तो ये 8 अनुसूची बढ़ के 12 अनुसूची हो गई है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी भाग 22 ही हैं और अनुच्छेद आपसे जो है लगभग ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन 400 प्लस हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, तो ये आपका अनुच्छेद 312 में है। और हम आपको जो है पीआरटी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, हमने वहाँ पे पर्यावरण के नोट्स आपको मैसेज किए हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ में हम बिहार स्पेशल नोट्स भी हमने वहाँ पर आपको दिए हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल आपका पीआरटी में ही पूछा जाता है। तो अब डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ नोट्स दिए जाएंगे। जैसे आज के डेट में आपको जो प्रमुख जो आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भाग हैं और जो अनुच्छेद हैं, आज उसको आपको शाम तक दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें और साथ में अपना यूट्यूब पे अपना देखते रहें, क्लासेस को रिवाइज करते रहें। प्रश्न है आपका अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज अनुच्छेद 312, ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। और जो ये पार्ट है, ठीक है, कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो ये जो पॉइंट है आपको 6 से 8 और 9 से 10 वालों को याद रखना है। बाकी पीआरटी के लिए केवल बस अनुच्छेद ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें कुछ महत्वपूर्ण आपके हैं संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 368 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? तो अनुच्छेद 360 में लगता है। ठीक है, के अनुसार लगता है। अखिल भारतीय सेवा 312 हो गया। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन ध्यान रखिएगा। जो राज्यों में आपातकाल लगता है उसको आपातकाल नहीं बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 356 के तहत। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 148 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग फिर से रिपीट हुआ। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 से। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वहाँ पे अखिल, देखिए फ़र्क क्या था, संघ लोक सेवा आयोग यहाँ पे 315 दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया था? तो अखिल भारतीय सेवाएँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय सेवाएँ 312 मानेंगे। और जब बात आएगा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की जब बात आएगी तब अनुच्छेद 315 लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, तो अंतर्राज्य परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 263 याद रखना आपको, इंटर स्टेट काउंसिल। फिर है वित्त आयोग आपको अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का, संघ लोक सेवा आयोग 315, ये महत्वपूर्ण आपके थे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी दिए गए हैं, ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का महान्यायवादी
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय सरकार का जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी, और ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके बारे में दिया गया। अनुच्छेद 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो ध्यान रखना है 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और मूलतः संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 थी, तो ध्यान रखिएगा। और फिर जो है आगे चलते हुए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। 9वीं की बात करें तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर। और यह जो है आपका जो है शहरों में, ठीक है, तो शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह होती है, नगर निगम वगैरह होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे आपका 12वीं अनुसूची में, तो ये ध्यान रखना आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इस प्रश्न का आंसर है पहली अनुसूची। तो ध्यान रखिएगा पहली अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा बताया गया। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो पहली और चौथी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा पहला और चौथा आपको याद रखना है। और पहली अनुसूची के बारे में भी हम और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे आगे, ठीक है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, जो राज्यसभा में सीट्स दी जाती हैं हर एक राज्य को, उसके बारे में कहाँ पर बताया गया है? तो चौथी अनुसूची में, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो यह करती है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। तो आपने जो केंद्रीय सूची जो है सुनी होगी, ठीक है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, संघ सूची जिसको बोलते हैं, एक होता है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची होता है, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची। तो 3 प्रकार की सूचियाँ जो 7वीं अनुसूची के तहत जो है रखा गया, जिसपे जो है केंद्र राज्य अपना उस हिसाब से कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएँ रखी गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, 22 भाषाएँ रखी गई हैं, कुछ संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड भी की गई हैं। 8वीं अनुसूची 7वीं 8वीं बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो यह किया गया 9वीं अनुसूची में, ठीक है। तो भूमि सुधार ये हुआ था आपका पहला जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा आप कि जो 9वीं अनुसूची है, तो आपका पहला संविधान संशोधन CA में लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन 1950 के तहत इसको जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। आगे आते हैं। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून से है, और इसको जो है किसका संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था? तो 52वें, तो ध्यान रखिएगा 52nd CA, और ये 1985 में आया था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, क्लियर है। और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी, तो ध्यान रखिएगा संविधान में 11वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसमें 29 विषय रखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रखे गए ये नहीं पूछा जाता जनरली, आपसे 29 विषय आपको ध्यान रखने हैं, और आप ग्रामीण स्तर पर समझ सकते हैं, उससे रिलेट भी कर सकते हैं। फिर है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस प्रश्न का जवाब है 24 जनवरी 1950। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947, याद रखना आपको ये डेट।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर बात करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो यहाँ पे बात करें तो इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत, इस प्रकार से ऐड किया गया। तो भारत तथा इंडिया के नाम जो है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? तो भारत और इंडिया, तो ध्यान रखिएगा। और इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और अनुच्छेद 1 जो है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये भी प्रश्न तैयारी में पूछा गया है, ठीक है। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो राज्यों का संघ बताया गया है भारत को, उसके अलावा आपको उसमें कुछ और ऐड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यह प्रश्न आपका सेम टू सेम, यही प्रश्न आपका टीआरई में पूछा गया था। तो आंसर है राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ, ठीक है। तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत क्या है? तो राज्यों का संघ। फिर आगे आते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब राज्यों को मैनेज करने की बात आएगी, ठीक है, स्थापना संबंधी, नए राज्य को ऐड करने संबंधी, तो जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो भारत के संसद को होगी, ठीक है। किसी राज्य को नहीं दिया जा सकता। आप एक कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि मान लीजिए जो है पश्चिम बंगाल का राज्य नाम चेंज करना है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल का नाम चेंज करके केवल बंगाल रखना है, ठीक है। कई बार मांग भी की गई है। तो अब क्या पश्चिम बंगाल का राज्य का नाम कोई दूसरी विधानसभा चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती है, और खुद भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की बात है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर की बात को जो है हमेशा संसद, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और आंसर है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, याद रखिएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो फजल अली ने की थी, इसलिए इस जो आयोग को फजल अली आयोग भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फजल अली आयोग भी बोला जाता है। और इन्हीं के सिफारिशों के आधार पर जो है 1956 के जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र जो है भारत में स्थापित किए गए थे, ठीक है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित पहला भारत का राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा। और कब? 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया? तो आपको पता है, आंसर है 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000, और बिहार स्पेशल का है, तो ये प्रश्न पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो आंसर आपको पता है, आंध्र प्रदेश, 1953 में। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, तो 1953 आपका अगेन। फिर भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को हम जो है भाग सेकंड में पाते हैं, ठीक है। और भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और भाग सेकंड में, भाग फर्स्ट में जो है भारत के संघ के बारे में बताया गया है, भाग फर्स्ट में, और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में भाग 1 में भारत के संघ और जो है जो आपके केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। राज्यों के बारे में एक हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है। जो भारत के संघ और राज्यों के बारे में कहाँ बताया गया? तो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। भाग सेकंड में नागरिकता से संबंधित प्रावधान 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें, भाग 3 महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो भाग 3 ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाग 3 जो है इसमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ठीक है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। तो भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये अनुच्छेद 36 से 51। और फिर भाग 4A, ठीक है, 4A या 4 का भी बोलते हैं। तो भाग 4A में जो है आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 51A, और यहाँ पे मूलभूत कर्तव्य बताए गए हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा एवं सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के
लिए साथ में किया गया समझौता किसने कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह स्टेटमेंट दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अभी हमने बात किया था अनुच्छेद 12 से 35। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम कोर्ट भी जा सकते हैं। 2 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, उसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सामान्यतः हाई कोर्ट ही जाया जाता है, ठीक है। जब बहुत हाई कोर्ट से आपको जो है रिलीफ नहीं मिलता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। ये कॉमन तरीका है। और आगे बढ़ते हैं, और ये आपका भाग 3 में दिया गया है। तो भाग 3 ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार। और यही हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो नीति निर्देशक तत्व आपके 36 से 51 में है, भाग 4 में। और फ़र्क क्या है, सबसे बड़ा फ़र्क क्या है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये मतलब भारत का जो शासन चलता है, जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं, उससे संबंधित जो भारत सरकार को प्रेरणा मिलती है वो नीति निर्देशक तत्वों से मिलती है। और इसको आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। और इसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि जो है भारत सरकार ने जो है जो संविधान में दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। सरकार के पास जब जैसे संसाधन होंगे तब वो वैसे उनको अपने विवेक अनुसार इस्तेमाल कर सकती है, विवेक अनुसार कानून बना सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो आपके मौलिक अधिकार है इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भाग 3 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसमें जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि समता का अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, राइट टू फ्रीडम आपका 19 से 22 के बीच में, ठीक है। 5 आर्टिकल इसमें भी हैं, 5 अनुच्छेद इसमें भी हैं। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24 दिया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता, फिर उसके बाद धर्म से संबंधित अधिकार आपको दिए गए हैं आपके 25 से 28 के बीच में। उसके बाद फिर जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया, ठीक है। कहाँ दिया गया? तो अनुच्छेद 29 और 30 में। इस तरीके से अभी हम आगे इसको देखेंगे, और साथ में आपको टेलीग्राम में एक शॉर्ट नोट्स करके वहाँ पे दे दिया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो रिवाइज करने में। तो अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। और इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से, ठीक है। अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है उस अनुच्छेद के माध्यम से, बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी कोई इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता किसी से। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी जो भी सरकार जॉब वगैरह देगी, ठीक है, उसमें जो है अवसर की समानता होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, तो 17 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के माध्यम से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें यहाँ पे, तो अनुच्छेद 19 से 22 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है अनुच्छेद 19 भी है, अनुच्छेद 20 भी है, अनुच्छेद 21 भी है, 21A भी है, जो बाद में ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन से, शिक्षा का अधिकार जिसको बोलते हैं, और साथ में 22, ठीक है। तो कुल 5 अधिकार है, तो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया सामान्यता, वो आपके 19, 20, 21, 22 है, और 21A को ऐड किया गया, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दिया भी गया है कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में जो है बताई गई है, या किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 19, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? 19A, तो वाक के स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार से, ठीक है। और न्यायालय द्वारा इसको फैसला दिया गया था, और वहाँ पे बताया गया था कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस रहेगा वो 19A के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। और 19A में क्या रहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो है सबसे बृहद जो मौलिक अधिकार है जिसका दायरा सबसे बड़ा है वह है आपका अनुच्छेद 21, ठीक है, और जिसको जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और यह अनुच्छेद 21 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार जो है तो यह आपका मूलभूत अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा मूलभूत अधिकार है और किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको दिया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 वर्ष से आयु की 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ने जाते हैं इसी अधिकार के तहत। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको दिया भी गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 24 है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। और यहाँ पे 24 में क्या बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो फिर से आपका अनुच्छेद 24 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है, ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 25 जो है आपका धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अल्पसंख्यकों से रिलेटेड जो है आपका 2 अधिकार है 1930 अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। और संपत्ति का अधिकार को जो है ख़त्म कर दिया गया, मूलभूत अधिकार नहीं है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 30, ठीक है। अनुच्छेद 30 के बारे में अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण करने की बात की गई है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकते हैं, उसका अधिकार यहाँ पे दिया गया। तो अनुच्छेद 30 आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा? तो फिर से वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया गया, आंसर आपका फिर से अनुच्छेद 30 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। तो ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है, उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद 226 के तहत कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद 32 जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, इसलिए जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको बोला जाता है? तो न्यायपालिका को, ठीक है। भारत की जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, क्योंकि अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से ये अगर किसी का उल्लंघन होता है मूलभूत अधिकार का तो उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय दिए गए विकल्पों में सबसे बेस्ट है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो स्पेशली बताया गया कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। 32 के तहत जो है मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन होने पर ये कर सकते हैं। हालांकि जो 226 के तहत हाईकोर्ट को दिया गया है, हाईकोर्ट जो है सामान्यतः अदर मतलब अन्य जो है अधिकारों के लिए भी कर सकता है, मूलभूत अधिकारों से अलग भी चीज़ों के लिए कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूलभूत अधिकारों को ही जो है वहाँ पे रिलीफ देता है, उससे संबंधित रिलीफ ही देता है अगर किसी को कुछ समस्या हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मूल अधिकारों का संरक्षक की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो आंसर है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो आंसर है फिर से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो हार्ट एंड सोल यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, हार्ट एंड सोल, ठीक है। तो हार्ट एंड सोल भी कई बार पूछा गया है, तो
हार्ट और सोल, अगर दिल और आत्मा भी पूछे तो भी आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ भीमराव अंबेडकर जी का नाम आएगा संविधान से संबंधित, तब वहाँ पे आपका हर हिसाब से आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो प्रलेख यहाँ पे रिट के बारे में बात कर रहे हैं और 5 रिट के बारे में आपको बताया गया है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और उसमें अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक जो बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। आप लोगों में से कई लोगों ने जो है मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ने जब जेल में जाते हैं तो उन्होंने पुलिस वाले से वही सवाल किया था कि आपने जो किस बिहाफ पे महिला को गिरफ्तार किया है वगैरह वगैरह। तो वो सब चीज़ें बंदी प्रत्यक्षीकरण से होती हैं। हालांकि उनको वो सवाल पूछने का उस तरीके से मतलब नहीं था। वो सवाल जनरली कोर्ट पूछती है कि आपको किस अधिकार से आपने जो है कर दिया, बगैर कोई सबूत के, बगैर इन सब चीज़ों के। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जो है पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, ठीक है, उसका जो है स्वतंत्रता छीनी गई है, तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है वो, और वहाँ से जो है कोर्ट जो है फिर जांच कराएगी और उसके बाद अगर गलत पाएगी तो उस व्यक्ति को जो है फ्री कर दिया जाता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। तो इसलिए जो है भारत व्यक्ति की स्वतंत्रता की जब बात आती है, सबसे महानतम रक्षक या रिट होता है, इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो फिर से आपका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही फेमस है। भारत के संविधान का जो विकास हुआ है, ठीक है, आज़ादी के बाद, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सिद्धांत वो यही है, बुनियादी ढांचा सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह मतलब बुनियादी ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जब उसके पास केसेस जाते हैं तो उन केसेस से रिलेटेड जब अध्ययन होता है, फिर फैसला होता है, तो कई बार कई सारी नई चीज़ों का भी प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, जो भविष्य में आगे चलकर उनको इस्तेमाल भी किया जाता है। तो उसी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका सुप्रीम कोर्ट ने मतलब प्रतिपादन किया था, तो वो था बुनियादी ढांचा सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ध्यान रखिएगा, इसी मामले के फैसले में किया था। और ये कब आया था? तो 1973। ये भी ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद का मामला कब का है? तो 1973 का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? तो मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को अधिकार हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं। अगर पार्ट 3 की बात करें, भाग 3 की बात करें भारतीय संविधान की, तो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। पहला आपका समता का अधिकार है 14 से 18। फिर दूसरा आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। उसके बाद फिर जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। उसके बाद फिर आपको जो है अल्पसंख्यकों का है, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार 29-30 है। और इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। तो कुल कितने भाग हुए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो 6 अधिकार हैं, मुख्यतः 6 मुख्य अधिकार हैं। लेकिन जब भारत का संविधान बना था तो मुख्यतः 7 अधिकार थे, ठीक है, 7 अधिकार थे। और वह 7वां अधिकार कह सकते हैं, वह एक्स्ट्रा अधिकार कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है हटा दिया गया था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और उसके बाद से फिर 6 ही मूलभूत अधिकार बचे, ठीक है। उन मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत भी जो है मूलभूत अधिकार है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले उससे पहले 7 थे। फिर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों में से कमेंट करके बताइए कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो है इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद संख्या आप बताइए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखे गए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, हमने पहले भी प्रश्नों को देखा है, और इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। ठीक है, ये गैरवाद योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जब फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकारों की बात करेंगे तो अगर उनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि गैरवाद योग्य है नीति निर्देशक तत्व, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकारों को। ठीक है, इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक इन द सेंस है कि ये स्टेट के ऊपर मतलब स्टेट के अगेंस्ट में दिया गया। ठीक है, कि राज्य जो है आपके ऊपर ज़बरदस्ती ना करे, ज़बरदस्ती कानून बना के आपके ऊपर थोपे नहीं, तो उसके विरुद्ध में है, तो इसलिए इसको नकारात्मक उस दृष्टि से बोला जाता है। और ये वाद योग्य हैं, उनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है 32 और 226 अनुच्छेद के तहत। आगे बढ़ते हैं, और लागू करने के लिए यहाँ विधान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कि कोई अलग से कानून बनाया जाएगा, वो अगर जो है वो अपने आप ही लागू होती हैं। फिर भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये बात करें आयरलैंड के संविधान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयरलैंड के संविधान से यहाँ पे हमें मिली, और हमने किन किन संविधानों का जो है मतलब वहाँ से हमने चीज़ों को लिया है, हमने इससे पहले की क्लासेस में देख रखा है, तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आयरलैंड नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें वहाँ से मिली है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो देश के शासन के लिए आधारभूत है, यानी इसका मतलब है कि देश का शासन की जब बात आएगी, भारत सरकार जब शासन की बात आएगी तो वो किन चीज़ों का अध्ययन करेगी, किन चीज़ों को देखेगी कि हमें इसके हिसाब से कानून बनाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक गाइड के रूप में काम करते हैं कि सरकार को जो है कौन कौन से काम जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं वो भारत के लिए करने हैं समय समय पर आने पर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अनुच्छेद 40। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 में जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन की जब बात आएगी तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। समान आचार संहिता रट लीजिए, पूछा गया था। अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और ये चौथा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का जो बात किया गया वो कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास की बात कहाँ की गई? तो अनुच्छेद 51 में। ध्यान रखिएगा, 40, 44, 50, 51 बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो यह किया गया था अनुच्छेद 43 से। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें ऐड किया गया था। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 39 का, ठीक है, 39 का, 43 का, 48 का, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। आप ऐसे याद रख सकते हैं का, ठीक है, 39 का, 43 का, 48 का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़े गए थे। और 43 का में हमने बात कर लिया। 48 का में क्या दिया गया? तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था के.टी. शाह ने। तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, के.टी. शाह ने यह स्टेटमेंट दिया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो यह किया गया था स्वर्ण सिंह समिति। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से, और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो ध्यान रखिएगा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। आइए समझ लेते हैं इसको। भारतीय संविधान के भाग 4 का, ठीक है, तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 का में क्या ऐड किया गया? तो इसमें ऐड किया गया अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों को। और किसकी सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। किससे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बात करें तो 11वां जो मूल कर्तव्य था, कुल 11 मूल कर्तव्य हैं आज के डेट में, तो जो 11वां मूल कर्तव्य था वह आपका जोड़ा गया था 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से। इसमें यह बताया गया कि जो है
6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अभिभावक जो होंगे उनकी भी जिम्मेदारी होगी, उनका भी कर्तव्य होगा कि उनको स्कूल भेजें। ठीक है, इससे रिलेटेड है। और जो अधिकार तो आपको अलग से 21A में दिया ही गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो आपको पता है अनुच्छेद 51A में या 51K में जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को, और इनिशियली 10 मूल कर्तव्य थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो भाग सेकंड जो है, ठीक है, तो भाग सेकंड में नागरिकता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। भाग 3 में मूल अधिकार 36 से 51 के बीच में बताया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे, भाग सेकंड में 5 से 11 के बीच में, भाग 3 में 12 से 35 के बीच में, और भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में, और भाग 5 के में जो है मूल कर्तव्य। ठीक है, नहीं ये गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि अभी आपने देखा कि भाग 4 का या 4A, ठीक है, भाग 4 का या इंग्लिश में लिखे तो 4A। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 का या 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सुमेलित नहीं है कौन सा? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें या उपबंध किसमें किया गया है? तो ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य का पार्ट है। मूल कर्तव्य में जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसी में से एक मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। बाकी डिटेल में आपको जो है टेलीग्राम में इसके बारे में बताया गया है, नोट्स दिए गए हैं मैसेज के फॉर्म में। फिर है प्रश्न, कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? अब आइए, जो हमारा लास्ट सेगमेंट चल रहा है आज की मैराथन का, जो है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो भारत का राष्ट्रपति, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारत का राष्ट्रपति को जो है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो यह भी प्रश्न टीआरई में पूछा गया है। वह किनके द्वारा करते हैं? तो मंत्रियों के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों द्वारा करते हैं, और ये 2016 में पूछा भी गया था। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति, या संघ की कार्यपालिका शक्ति का मतलब हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा 53(1) के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष भी पूछेगा तो राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, तो आपका आंसर, आपको पता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। और यह प्रश्न देखिए कहाँ पे पूछा गया था? तो आरओ में पूछा गया था, और इस प्रकार का प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो दूसरा गलत है, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सरकार के अध्यक्ष होते हैं, जो सरकार होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अगर बात करें केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं? तो अनुच्छेद 53 ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं, तो आपका फिर से आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ध्यान रखिएगा कि जो है कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये 17वां, ठीक है, 70 नंबर का 70 नंबर का जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य हो गए, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति को चुनने के लिए भाग लेते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल जो है विधानसभा, ठीक है, विधानमंडल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, तो इसलिए गलत है। तो आंसर आपका 1, 3, 4 सही है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, और ये कहाँ पे दिया गया? तो अनुच्छेद 54। ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है,
और यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये कब ऐड किया गया था? 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि निर्वाचित सदस्य ही क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि जो है राष्ट्रपति जो है रिपब्लिकन हेड है, ठीक है, भारत का। और यहाँ पे बात करें तो भारत, जब राष्ट्रपति की बात होती है तो बोला जाता है कि राष्ट्रपति जो भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाने का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाने का मतलब होता है कि जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए निर्वाचित सदस्य को ही केवल लिया जाता है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो यहाँ पे पता है आपको कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस आपका जो है दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। और जो है पढ़ा लिखा हो, तो ऐसा कुछ वो कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ये गलत है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी बात सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। आयु ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, कितनी भी बार, ठीक है। और 2 बार कौन हो सकता है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार जो है चुना जा सकता है, तीसरी बार चुना नहीं जाएगा, संविधान में वहाँ दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है। प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसको सौंपा जाएगा? अब आप बताइए, भारत के राष्ट्रपति की बात है तो जाहिर सी बात है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कॉमन सेंस से आप आंसर सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं जिसको, और यह कहाँ पे बताया गया? तो अनुच्छेद 61। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं अनुच्छेद 72 के तहत, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भार बनने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का अगर मान लीजिए समय समाप्त हो रहा है या कुछ और अलग केस हो गया जिसकी वजह से राष्ट्रपति का सीट खाली हो गया है, ठीक है, जैसे कई बार डेथ हो जाता है, कई बार कुछ अदर बीमारी वगैरह कुछ ऐसा कुछ, तो उस केस में अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जो है की सीट खाली हो जाती है तो रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर जो है नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए, ठीक है, निर्वाचन हो जाना चाहिए 6 महीने के भीतर। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो यहाँ पे आप पहले इस चीज़ को समझिए कि अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का जो है कार्यवाहक पद दिया जाता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस हायरार्की में जो है भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। आपने एक चीज़ और भी सुना होगा कि जो है भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? तो आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इतना ही नहीं, ठीक है, और कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का भाग है, ठीक है, भारतीय संसद का भाग है, इंडियन पार्लियामेंट का भाग है, और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 चीज़ें। और राष्ट्रपति क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बगैर, ठीक है, जो कानून भी जितने भी होते हैं वो फाइनली किसके पास जाते हैं? तो राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही वो कानून बनते हैं। जो बिल आपके पेश किए जाते हैं विधेयक, तो आपके कानून कब बनते हैं? राष्ट्रपति के जो है सिग्नेचर के बाद। तो इसलिए जो है और राष्ट्रपति जो है अभिन्न अंग माना जाता है भारतीय संसद का। और उस केस में जो है जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात होगी तो उसको कौन आहूत करेगा, कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा, ठीक है। और संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग जिसको बोलते हैं,
ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो जॉइंट सीटिंग के बारे में ये अनुच्छेद 108 के तहत बताया गया है, अनुच्छेद 108 में बताया गया है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता इसकी करता है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। और इसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य होते हैं। कोई कानून रहा होगा जिसपे आपस में सहमति नहीं बन पाती तो इसलिए साथ में बैठते हैं, ठीक है। अलग अलग सहमति नहीं बन पाई थी, जैसे मान लीजिए लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में हो गया, राज्यसभा से नहीं हुआ, कुछ दिक्कत हो गई, फिर कानून जो है फंस गया, मामला डेडलॉक हो गया, तो उस केस में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन सा एक बुला सकता है? तो आंसर पता है आपको, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो इसीलिए ये दोनों सही हैं। आपके इस ऐसे प्रकार के प्रश्न आपके नहीं आएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए यहाँ पे इस प्रश्न को रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के भाग हैं। और क्यों भाग है? क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून बन ही नहीं सकता है, तो इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो वह क्या था? तो आंसर आपका है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था भारत के इतिहास में कि जो है भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति इस्तेमाल किया था। वीटो शक्ति क्या होती है कि कोई कानून आया, फिर विधेयक पास हुआ लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति को भेजा गया कि आप जो इसको स्वीकृति दे दीजिए। राष्ट्रपति ने उसको चुपचाप रख दिया, उस पर एक्ट ही नहीं किया। तो ऐसे पावर्स को क्या बोलते हैं? वीटो शक्ति। और वो किस में किया गया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। और इससे रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। और किसने किया था? तो 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो लगा दिया था, ठीक है। मतलब क्या? संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना, साइन ही नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और ये कब होता है? इससे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जाता है, ठीक है। जब संसद में जब सत्र नहीं चल रहा होता तो उस केस में अगर मान लीजिए कोई ज़रूरी कानून बनाना सरकार को, तो उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका आंसर है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? देखिए 2020 में ही पूछा गया है और आपको तो पता ही है, बिहार के थे बाबूजी। और आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब से कब तक। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका ये प्रश्न है आज समाप्त होता है। और इसके बाद फिर जो है आपको साइंस का, ठीक है, साइंस का जो है पीआरटी के लिए 6 to 8 के लिए और जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया जाएगा मैराथन के रूप में। और वहाँ पे आपकी परीक्षा की तैयारी को और तेज करने के लिए आपको उन प्रश्नों को रखा जाएगा, ताकि आप अब जो है आप ट्रेंड समझ ही रहे हैं कि बीपीएससी का ट्रेंड कैसा रहा है। तो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि पहले एनसीईआरटी से पूछा, फिर एनसीईआरटी से थोड़ा इधर उधर पूछा, अभी वो क्या कर रहा है, स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस को दे रहा है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और केवल एनसीईआरटी से तो आपका नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जो है मैराथन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, जिस वजह से अगर कोई इधर उधर से भी प्रश्न पूछे जाएँ तो वो आपके सही हो जाएँ। तो आशा करते हैं आप लोगों की जो है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।